भारत माता की जय। भारत माता की जय। समय बहुत कम है, इसलिए एक साथ पूरे मंच को प्रणाम करता हूं। सामने उपस्थित सभी जो हमसे वरिष्ठ हैं सबको प्रणाम करता हूं, जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद भेंट करता हूं। वकालत करने के पहले मैं इंजीनियर था, इसलिए मुझे वकालत में इंजीनियरिंग करने की आदत पड़ गई। जापानियों के साथ काम किया मैंने, हीरो में था, एल्मल वेस्पा में था, लास्ट में वो मारुति में था, तो वहाँ जापानियों के साथ काम किया। जापानियों का एक बिलीफ सिस्टम है कि मानव निर्मित कोई समस्या लाइलाज नहीं होती, और वो बिलीफ सिस्टम मेरा भी है कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। ये घुसपैठ मानव निर्मित समस्या है, ये दैवीय समस्या नहीं है। दूसरा, बीमारी की बात करने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई देने से। तीसरा जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, दवाई अच्छी बुरी होती है। डॉक्टर बदलने से कभी बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से, क्योंकि शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर दवाई जाती है। तो अगर आपका टैबलेट अच्छा है, आपका कैप्सूल अच्छा है, आपका इंजेक्शन अच्छा है, आपकी वैक्सीन अच्छी है, बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं तो डॉक्टर बहुत स्मार्ट हो, बढ़िया चश्मा लगाने वाला हो, बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद कोट पहनने वाला हो, बीमारी ठीक नहीं होने वाली। सवाल ये है, ये रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी भारत क्यों आते हैं? सिंगापुर क्यों नहीं जाते? जापान क्यों नहीं जाते? अमेरिका क्यों नहीं जाते? दुबई क्यों नहीं जाते? अब आपका उत्तर होगा कि बॉर्डर खुला हुआ है। मैं गांव का रहने वाला हूं और मैं गांव से एक सीख अपनी बताता हूं। गांव में सबका घर का बॉर्डर खुला होता है, वहां बाउंड्री होती नहीं, बाउंड्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं, बस घर होता है, बस बाउंड्री नहीं होती। लेकिन कुत्ते उसी घर के सामने जाके बैठते हैं जहां रोटी मिलती है, और जहां लठ मिलती है वहां कभी कुत्ते नहीं जाते। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं आपको। गांव के जिनके पास कोई काम नहीं है, वो उसी घर पे जाके बैठते हैं जहां उनको चाय सोपाड़ी मिलती है, चाय पान मिलता है। जहां पता है जाने के बाद कुछ और भी मिल सकता है, वहां जाके नहीं बैठते। देश वैसे सुरक्षित होगा जैसे अपना घर सुरक्षित होता है। घर कैसे सुरक्षित होता है? घर सुरक्षित होता है कि आपके घर के पास बाउंड्री हो। हमारे पास है नहीं, 4000 किलोमीटर पूरा बंगाल से लेकर त्रिपुरा वाला पूरा खुला पड़ा है। अब चलो उसमें टाइम लगेगा, सरकार कर रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो कह रहा हूँ साल 2 साल एक्सप्रेसवे, हाईवे, ये जितने भी बनने हैं, मेट्रो वेट्रो बनने, सारा काम रोक दीजिए। सारा लेबर मिस्त्री वहीं लगाइए, 30 फीट की दीवार पहले वहीं खड़ी कर दीजिए। 1 साल के बाद विकास होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं राज्य सरकारें काम नहीं करती। तो भारत सुरक्षित हो, इसके ऊपर जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, इस पे 47-48 में चर्चा हो चुकी है। और आर्टिकल, भैया ए बहन जी थोड़ा सा, संविधान का आर्टिकल 355 आप लोग पढ़ना। 355 पे लिखा क्या है? 355 कहता है देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हमारे संविधान निर्माताओं ने आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को नहीं दिया। किसको दिया? केंद्र सरकारों को। ऐसे बहुत सारे कार्यों की जिम्मेदारी केंद्र को ही दिया। जैसे आर्टिकल 351 में कहा देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए, यह भी ड्यूटी केंद्र को दिया आर्टिकल 351 में। उन्होंने बोला भाई राज्य है, ये तो अपनी अपनी भाषा बढ़ाएंगे, हिंदी संस्कृत कौन बढ़ाए? बोले 351 केंद्र की ड्यूटी। बोले आंतरिक सुरक्षा से किसकी क्या पता है, आपस में जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे लड़ते रहे, बोले किसकी ड्यूटी? 355। और संविधान निर्माताओं ने यह भी कहा कि आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा में कोई खतरा पैदा हो रहा हो, उसके आगे 356 बना दिया, जिस 356 से बहुत चर्चा होती रहती है कि अगर 355 आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़े तो बाहर वाले से युद्ध भी कर लो और अंदर वाले को बर्खास्त भी कर दो। दुर्भाग्य देखिए, पॉलिटिकल कारणों से बहुत सारी राज्य सरकारें यहां गिराई गई। आज तक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई सरकार बर्खास्त नहीं की गई। न कभी कश्मीर की सरकार बर्खास्त हुई, न कभी बंगाल की सरकार बर्खास्त हुई, कभी बर्खास्ती नहीं हुई।
ये कड़वी सच्चाई है। ये मेरे हाथ में एक पेपर दिख रहा है, दूर तक दिख रहा है क्या? क्या लिखा है, जरा जोर से पढ़िए। अच्छा, रायबरेली में घुसपैठियों ने हिंदू नाम से बनवा लिए जन्म प्रमाण पत्र। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से एक जिला है रायबरेली। उस रायबरेली में एक साल में घुसपैठियों ने 20,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और आधार बनवा लिए। टोटल 800 जिलों में कितने बन गए हो एक साल में, कल्पना करिए। मैं रायबरेली वाला एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? जोर से बोलिए जरा। योगी जी की। भारत के सबसे दबंग मुख्यमंत्री कौन माने जाते हैं? योगी जी। बुलडोजर कहां चल रहा है? उत्तर प्रदेश में। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में जहां इतना खौफ है चीफ मिनिस्टर का, इसके बावजूद 2,000 रुपए में कॉमन सर्विस सेंटर वाले ने आधार बना लिया और तहसील के दलाल ने 2,000 रुपए में उसका राशन कार्ड बना दिया और नगर निगम के दलाल ने 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया। और एक दो नहीं, 20,000। ये देख लीजिए, 20,000। अगला खतरा क्या? इस 20,000 में से 15,000 हिंदू नाम से, टोनू मोनू सिंकू मिंकू चिंटू पिंटू। इसके बाद क्या खतरा होगा? अभी उसने 3 डॉक्यूमेंट बनाया, 1-2 इलेक्शन में वोट दे लेगा। वोट देने के बाद ये 15,000 एक दिन इकट्ठा होंगे, वहां एक जलसा होगा और ये कहेंगे ये 15,000 हिंदू अब धर्मांतरण करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं। वो 15,000 है क्या? बांग्लादेशी। तो 1-2 साल के बाद एक नया हमारे सामने खतरा आने वाला है कि पूरे देश में सामूहिक धर्मांतरण शुरू होगा। 10-10 हजार, 15-15 हजार की संख्या में लोग कन्वर्ट होंगे। और वो कौन होंगे? जिन्होंने रिंकू पिंटू के नाम से ये बनवा रखा है। अब सवाल ये है, आप गूगल करके देखिए, कभी सिंगापुर में कोई एक फेक डॉक्यूमेंट बना हो, जापान में कभी किसी की हिम्मत हुई हो कोई एक फेक डॉक्यूमेंट बनवाने की। बाकी तो छोड़ो, दुबई में किसी की हिम्मत पड़ी हो फेक डॉक्यूमेंट बनवाने की। हमारे यहाँ फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर बदल रहे हैं, दवाई नहीं बदल रही है। दवाई का मतलब कानून नहीं बदल रहा है। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। जब तक राम नीति और कृष्ण नीति नहीं लागू होगी तब तक घुसपैठियों को भगाना, भारत को सुरक्षित करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और कैसे कैसे कानून? ये घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए जरा। आवाज इतनी, डीयू के बच्चों की इतनी धीरे आवाज, तेज बोलो। आवाज सुप्रीम कोर्ट तक जानी चाहिए आपकी। सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए जानी चाहिए कि मैंने 2017 में PIL फाइल किया था, आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। उसका नंबर है रिट पिटिशन सिविल नंबर 924 ऑफ 2017। उसमें मैंने आंकड़ों के साथ कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। 2017 की बात बता रहा हूं, अब तो 25 चल रहा है। किसी को PIL चाहिए होगी कुछ रिसर्च करने के लिए, मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ते रहना उसको। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारे खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उसके लिए कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन भारत में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं, 800 जिले हैं, 6,000 तहसीलें हैं। किसी एक जिले में, एक भी तहसील में एक भी घुसपैठिए के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी आज तक लगा नहीं। क्यों? क्योंकि कानून का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन उसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या खतरा वो हमने लिखा ही नहीं। कानून घटिया है, इसलिए घुसपैठिए आ रहे हैं। दूसरा, एक हमारे कानून है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट, उसको कहते हैं UAPA। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है हमारे पास। और मैं आपसे पूछता हूं, ये घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है, लॉफुल एक्टिविटी है? ये ला के बच्चे नहीं गए यहां पे, हालांकि ये तो कॉमन है, तो कोई बता सकता है। अनलॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटी है। और हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है जिसको UAPA कहते हैं। लेकिन 800 जिलों में, 6,000 तहसीलों में, 5 करोड़ घुसपैठियों में किसी एक भी घुसपैठिए पे आज तक UAPA लगाई नहीं। तीसरा आपको बताता हूं, गूगल कर लेना, सेक्शन 111 ऑफ द BNS, सेक्शन 111 ऑफ द BNS। ये बताओ, ये घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? ऑर्गेनाइज क्राइम है।
ऐसे तो नहीं टपक जाते, कोई उनकी मदद करता है। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 111 है, लेकिन कानून का ड्राफ्ट बनाने वालों की बौद्धिक क्षमता देखिए। डकैती ऑर्गेनाइज क्राइम है, चोरी ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। इसलिए पूरे देश में कहीं पे भी पुलिस घुसपैठियों और उनके मददगारों पे सेक्शन 111 लगाती नहीं, क्योंकि अगर लगा दे पुलिस, बाद में जज साहब उसका गला पकड़ लेंगे, तूने लगाया कैसे, दिखा सेक्शन 111 में इन्फिल्ट्रेशन कहां लिखा हुआ है। हमसे पहले वो डीजीपी साहब बैठे थे ना, अशोक कुमार जी, जो अपनी समस्या के बता के गए। सच्चाई है, पुलिस लगाए तो कौन सी धारा लगाए, उसको पूरे के पूरे बीएनएस में या इसके पहले वाली आईपीसी में घुस इन्फिल्ट्रेशन नाम का शब्द ही नहीं मिल रहा है, तो घुसपैठियों पे धारा कौन सी लगाए हो। इतना बड़ा खतरा हमारे पास। हमने ऑफेंस दुनिया भर के, चोरी के लिए एक चैप्टर, डकैती के लिए एक चैप्टर, झपटमारी के लिए चैप्टर बना दिया। इस बीएनएस में ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन नाम का एक चैप्टर नहीं है। जब चैप्टर नहीं है तो पुलिस बेचारी परेशान। पुलिस क्या करे, आप लोग शिकायत करते रहिए, हम कहते हैं जागो जागो जागो। अरे जाग के करोगे क्या, मैक्सिमम 112 नंबर पर डायल कर दोगे या पुलिस को ईमेल कर दोगे। वो पुलिस बेचारा क्या करे, उसके पास पूरे बीएनएस में इन्फिल्ट्रेशन नाम का शब्द ही नहीं मिल रहा उसको। घुसपैठ अपने आप में टेररिज्म है। घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। घुसपैठ हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। अल्टीमेटली मुगल क्या करने आए थे, जिसको हम कहते हैं मुगल आए अटैक किए, अरे हमारी जमीनों पे कब्जा किया ना, तो वैसे तलवार के दम पे कब्जा कर लिया। आजकल लोग ऐसे सिंपली भेज भेज के कब्जा कर ले रहे हैं, हमारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। सर्बानंद सोनोवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2013-5 में कहा भी है कि दिस इन्फिल्ट्रेशन इज एक्ट ऑफ एग्रेशन। आप लोग गूगल कर सकते हैं, सर्बानंद सोनोवाल केस 2005। अच्छे जज थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले बहुत कम ही आते हैं, लेकिन उसमें 2016 सर्बानंद सोनोवाल जो अभी आजकल कैबिनेट मिनिस्टर है, पहले मुख्यमंत्री थे, उसके पहले उन्होंने पीआईएल फाइल किया था। उस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन इज एक्ट ऑफ एग्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन इज ए वेजिंग वॉर। और वेजिंग वॉर के लिए हमारे पास इस बीएनएस में सेक्शन 147 है, लेकिन सेक्शन 147 में हमने डिफाइन नहीं किया कि वेजिंग वॉर क्या क्या है। सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम है, हमने डिफाइन नहीं किया कि घुसपैठ भी ऑर्गेनाइज क्राइम है। यह घुसपैठ अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है, उसके लिए सेक्शन 113 है, हमने डिफाइन नहीं किया। घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है, एकता अखंडता के लिए खतरा है, और उसके लिए सेक्शन 112 है, हमने डिफाइन ही नहीं किया। हाँ, ये घुसपैठ हमारी एकता अखंडता संप्रभुता के लिए खतरा है। घुसपैठियों की मदद करना सबसे बड़ा देशद्रोह है, मेरा व्यक्तिगत मानिए, हमसे पूछिए तो। आप लोगों को घुसपैठियों की मदद करने वाले क्या लगते हैं मुझे नहीं पता, मेरा मानना है घुसपैठियों की मदद करने वाले देश के सबसे बड़े गद्दार हैं और सबसे बड़े देशद्रोही हैं। और देशद्रोह के लिए इसमें धारा है, लेकिन हमने कहीं लिखा नहीं कि घुसपैठियों की मदद करना देशद्रोह है। जब लिखा नहीं तो पुलिस लगाएगी नहीं, पुलिस लगाएगी नहीं तो फिर सजा होगी नहीं, जब सजा होगी नहीं तो खौफ पैदा नहीं होगा, खौफ पैदा नहीं होगा तो जो पहले 5 करोड़ आ गए वो तो आ ही गए, बाकी आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं, आप लोग गूगल करना, बीएसएफ कमांडेंट 22 करोड़ बंगाल बॉर्डर। एक बीएसएफ कमांडेंट के घर पे 22 करोड़ रुपए मिला। खत्म कर रहा हूं सर, क्वेश्चन आंसर मत लीजिएगा, मैं बात खत्म कर रहा हूं। एक बीएसएफ कमांडेंट के घर पे 22 करोड़ मिला है, फैक्ट आपको बता रहा हूं, गूगल कर लेना। बॉर्डर पे घुसपैठियों को अंदर लेने का रेट 2000 है। इसका मतलब एक बीएसएफ कमांडेंट ने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर करा दिया। यह कड़वी सच्चाई है। घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है। जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, जब तक भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, घुसपैठ नहीं रुक सकती।
घुसपैठिए बॉर्डर पे बीएसएफ के कमांडेंट को 2000 दे के अंदर आ रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 दे के आधार बनवा रहे हैं, नगर निगम में जाके 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तहसील का दलाल 2000 में उनको राशन कार्ड बना के दे रहा है, आरटीओ ऑफिस का दलाल 3000 रुपए में उनको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहा है। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है उसके बाद कोई ओट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी, कोई पार्षद प्रधान उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। हो गए नागरिक। लागत कितनी आई? 12 से 15,000। भारत का नागरिक बनने में, बॉर्डर पे क्रॉस करके दिल्ली का नागरिक बनने तक कितने खर्चे आए? 15,000। और एक साल में उसको फायदा कितना? 3.5 लाख का प्रधानमंत्री आवास। अल्पसंख्यक योजना का अलग लाभ ले रहा है, गरीबी के अलग लाभ ले रहा है, बीपीएल का अलग लाभ ले रहा है, मुद्रा लोन उठा रहा है, मुफ्त में राशन, मुफ्त में मकान, मुफ्त में कपड़ा, सब कुछ लेके जा रहा है। और किसके पैसे से जा रहा है? टैक्स पेयर के पैसे से। तो हमने कानून बदला ही नहीं, तो कहां से भारत सुरक्षित हो जाएगा? और इसकी सीरियसनेस बताता हूं। कल मेरी पीआईएल पे सुनवाई है एसआईआर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, और कितनी फंडिंग आ रही है इसका आप वो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी फंडिंग आ रही है इनको कवर फायर देने के लिए। बिहार में एसआईआर ना हो इसके लिए 20 पीआईएल है सर, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में एसआईआर होनी चाहिए, उसके लिए केवल 1 पीआईएल है। यहां लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में कितनी है? 1:20 की है। एक तरफ अपन खड़े रहेंगे और दूसरी तरफ भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री। यह लड़ाई है। क्यों? क्योंकि उधर से कोई फ्री में नहीं लड़ रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? जो भारत के अंदर ड्रग का पैसा जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा ड्रग का पैसा घुसपैठियों को सेटल करने में खर्च हो रहा है। तो अगर घुसपैठ रोकना है तो आपको ड्रग स्मगलिंग को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। साइबर फ्रॉड का पैसा कहां जा रहा है? घुसपैठियों को मदद करने में जा रहा है। अगर आपको घुसपैठ रोकना है तो आपको साइबर फ्रॉड को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। एफसीआरए जो 2010 में बना था उसकी 90% फंडिंग अलगाववादियों को हो रही है, माओवादियों को हो रही है, नक्सलियों को हो रही है, जिहादियों को हो रही है, घुसपैठियों को हो रही है, उनके मददगारों को हो रही है। और एफसीआरए से कितना पैसा आ रहा है? 50,000 करोड़। 1-2 करोड़ नहीं आ रहा है। मेरी उस पर पीआईएल चल रही है यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के ऊपर। अब प्राइवेट बैंकें हवाला का काम कर रही हैं। दुनिया की कई प्राइवेट बैंकें जिनके ऑफिस यहीं दिल्ली में है, मुंबई में है, बाकायदा वो बाहर से फंडिंग करवा रही है। उदाहरण के लिए एक छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया उत्तर प्रदेश में, शायद सबने सुना होगा उसके बारे में। 40 एनजीओ थे उसके पास, 40 एनजीओ, और 500 करोड़ की फंडिंग आई है उसकी। इसलिए कहता हूं अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो आपको अंग्रेजों के 100% कानून खत्म करने पड़ेंगे और कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कम से कम 50 कानून खत्म करने पड़ेंगे। मैं किसी भी मंच पे सार्वजनिक चर्चा करने के लिए तैयार हूं, कोई मुझे यह सिद्ध कर दे अंग्रेजों ने इस देश के लिए एक भी कानून बनाया। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, पिछले 11 साल में 1,500 कानून उन्होंने खत्म किए हैं, लेकिन अभी 225 कानून बाकी हैं। हमारी लड़ाई अब उनके खिलाफ चल रही है कि ये 225 भी खत्म हो जाए। लेकिन कांग्रेस ने भी अंग्रेजों से भी खतरनाक कानून बनाया। ये जो 2010 का एफसीआरए बना, ये अलगाववादियों को फंडिंग, माओवादियों को फंडिंग, नक्सलियों को फंडिंग, जिहादियों को फंडिंग, पत्रकारों को फंडिंग, नेताओं को फंडिंग, अभिनेताओं को फंडिंग, लेखकों को फंडिंग, बुद्धिजीवियों को फंडिंग, यूट्यूबर को फंडिंग। और जानते हैं इस एफसीआरए का 90% फंडिंग जा रही है देश के खिलाफ जहर उगलने वालों को। इस एफसीआरए की केवल 10% फंडिंग हो रही है वास्तव में जो देश के लिए काम करते हैं। मतलब पूरी थाली उधर जा रही है, इधर जूठन आ रही है, रोटी का टुकड़ा आ रहा है। दुर्भाग्य देखिए, उस रोटी के टुकड़े के चक्कर में भी लोग, उधर थाली जा रही है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा, हमें रोटी का टुकड़ा मिल तो रहा है। इस एफसीआरए को खत्म करना पड़ेगा। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। वर्तमान जुडिशियल सिस्टम को आपको बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कोई भी ईमानदार पुलिस वाला हो, कितना भी ईमानदार कप्तान हो, कितना भी ईमानदार थानेदार हो, सर सजा दिलवा ही नहीं सकता। क्यों? गवाह चाहिए। अब बताओ घुसपैठियों के खिलाफ कौन गवाही देगा? कितने दिन गवाही देगा? गवाही दे दे, पता चला वो बेटी को उठा के ले जा रहे। जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा।
समय सर का आदेश है, बार बार वो घड़ी देख रहे हैं, हमको इशारा कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, क्लोजिंग कर रहा हूँ सर। पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे 1805 में, कश्मीरी ब्राह्मण थे। कभी सोचा नहीं था कि अफगानिस्तान जहां पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री हैं वहां हिंदू जीरो हो जाएंगे। राजा रणजीत सिंह जी ने कभी सोचा नहीं था कि पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, हुआ। और जब 2 टुकड़े हुए तो जो ईस्ट पंजाब गया, ईस्ट पंजाब हमारे पास जो वेस्ट पंजाब है, वेस्ट पंजाब वालों ने कभी सोचा नहीं हम खत्म हो जाएंगे, हुए। बंगाल के राजा शशांक ने कभी सोचा नहीं था कि बंगाल का 2 टुकड़ा होगा, हुआ। और जब 2 टुकड़ा हुआ तो वेस्ट बंगाल वाले तो ठीक है 70% बच गए, ईस्ट पंजाब वाले खत्म हो जाएंगे, उन्होंने भी नहीं सोचा था, हुआ। आडवाणी जी ने कभी नहीं सोचा था मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। इंद्र कुमार गुजराल साहब, मनमोहन सिंह जी, मिल्खा सिंह जी, राजकुमार, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, गुलजार साहब, देवानंद जी, कितने ऐसे नाम हैं, कभी सोचा था क्या मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? वास्तव में ये जो जनरेशन पीछे बैठी है, अगर हम चाहते हैं इसका भविष्य सुरक्षित रहे, ये पीढ़ियां सुरक्षित रहें, तो ऐसे कार्यक्रम तो हर यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, इससे जागरूकता बढ़ेगी। मैं सीमा जागरण मंच से आग्रह करूंगा, ऐसे कार्यक्रम साल में 1 मत करिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं सर, हमारे यंग जनरेशन को इसके खतरों का कुछ पता ही नहीं है। भाई साहब बैठे हैं, मैं आग्रह करता हूं सीमा जागरण मंच का एक सीरीज शुरू करिए, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम शुरू करिए। और मैं सारा काम धाम छोड़ के मैं आने के लिए तैयार हूं, ये भी आपसे वादा करके जा रहा हूं। एक बात और अंत में कह दूं, घुसपैठियों से हमारे संविधान को खतरा है, घुसपैठियों से हमारे लोकतंत्र को खतरा है। घुसपैठ के कारण राष्ट्रांतरण हो रहा है, घुसपैठ के कारण हमारा त्यौहार बदल रहा है, घुसपैठ के कारण हमारा विचार बदल रहा है, घुसपैठ के कारण हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो रही है, घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। जो पूरा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है उसमें और भी कारण है, धर्मांतरण भी है, और भी चीज़ें हैं, जनसंख्या भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये घुसपैठ है। और इसको नहीं रोका गया तो 20 से 25 साल के बाद ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमने कभी सोचा नहीं है। जैसे आडवाणी जी ने नहीं सोचा था, इंद्र कुमार गुजराल साहब ने नहीं सोचा था, मनमोहन सिंह जी ने नहीं सोचा था, राम जेठमलानी जी ने नहीं सोचा था। ऐसे कुछ खतरे ऐसे हैं शायद हम सोच नहीं पा रहे, लेकिन हमारे सामने वो खतरा 20 से 25 साल बाद है, अगर हमने इन घुसपैठियों के यहाँ से नहीं भगाया और हमने एक सुरक्षित भारत नहीं बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।